नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका टीवी 24 पर। आपके साथ मैं हूं समर्थ प्रेरणा और आप देख रहे हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव पर हमारी खास पेशकश सियासी धाकड़ कौन। आधे घंटे की इस विशेष प्रस्तुति में हम हरियाणा चुनाव में बन रहे सभी राजनीतिक समीकरणों का बड़ी बारीकी से अध्ययन करते हैं। सियासी मुद्दे, वार पलटवार, नेताओं की बयानबाजी, वादे और छोटे बड़े सभी दावे पहले समझने की, फिर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। हमारी नजर दिन भर की चुनावी उठापटक पर भी रहती है। तो आज के इस प्रसारण में क्या कुछ खास रहने वाला है, आइए जानते हैं। सबसे पहले सियासी चौपाल में आपको बल्लभगढ़ ले चलेंगे, जहां क्षेत्र के चुनावी समीकरणों पर जनता की बेबाक राय जानेंगे। उसके बाद विवेचना में ये समझेंगे कि क्या हरियाणा में किसान बीजेपी से नाराज हैं। अगर ऐसा है तो बीजेपी के लिए ये चुनाव में कितनी मुश्किल पैदा करेगा। फिर जानेंगे रोहतक के विधायक बीबी बत्रा का रिपोर्ट कार्ड। जनता से खुद पूछेंगे कि उनके विधायक जी कैसे रहे। और अंत में आपकी विधानसभा में बात कुरुक्षेत्र की। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी यह खास पेशकश। लेकिन सबसे पहले दिन भर के बड़े सियासी घटनाक्रम जान लेते हैं खटाखट अंदाज में। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की दूसरी लिस्ट में कुल 21 उम्मीदवारों के नाम। प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली समेत कई विधायकों का कटा टिकट। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 11 कैंडिडेट की तीसरी लिस्ट जारी कर दी। बीजेपी छोड़ आपका दामन थामने वाले सुनील राव को अटेली से मिला टिकट। अभिनेता राजकुमार राव के बहनोई हैं सुनील राव। कलानौर से बीजेपी प्रत्याशी रेणु डाबला की नामांकन जनसभा में शामिल हुए सीएम नायब सिंह सैनी। जनसभा को किया संबोधित। रेणु डाबला का कांग्रेस की शकुंतला खटक से है मुकाबला। प्रदेश में कई नेताओं की बगावत झेल रही बीजेपी को लगा एक और झटका। पार्टी उपाध्यक्ष संतोष यादव ने दिया इस्तीफा। वफादारों की उपेक्षा का लगाया आरोप। जुलाना से कांग्रेस प्रत्याशी और खिलाड़ी विनेश फोगाट को घेरने की बीजेपी ने बनाई रणनीति। पार्टी ने जुलाना से कैप्टन योगेश बैरागी को चुनावी मैदान में उतारा। विनेश को टक्कर देंगे योगेश। पृथला से बीजेपी प्रत्याशी टेकचंद शर्मा ने समर्थकों संग भरा पर्चा। निर्दलीय विधायक नयनपाल रावत पर बोला हमला। कहा 5 साल बीजेपी के साथ मिलकर मलाई खाने वाले पार्टी को बता रहे गद्दार। भजन गायक कन्हैया मित्तल का कांग्रेस में जाने से इनकार। प्रशंसकों की आलोचनाओं के बाद लिया फैसला। वीडियो शेयर कर प्रशंसकों से मांगी माफी। और हथीन विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी मनोज रावत ने जताया जीत का भरोसा। सरकार के विकास कार्यों के आधार पर किया जीत का दावा। बीजेपी ने प्रवीण डागर का टिकट काटकर मनोज रावत को बनाया है उम्मीदवार। दिन भर की बड़ी सियासी अपडेट के बाद अब चुनावी चौपाल का रुख करते हैं। सैनी सरकार में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा को बीजेपी ने एक बार फिर बल्लभगढ़ विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। पार्टी को भरोसा है कि वो एक बार फिर से सीट बड़े अंतर के साथ जीतने में कामयाब होंगे। अब इस मुद्दे पर बल्लभगढ़ की जनता क्या सोचती है, सियासी चौपाल में देखिए हमारे संवाददाता विनोद मित्तल की ये खास रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव चल रहा है। 5 अक्टूबर को पोलिंग होनी है और उसको लेकर लोगों में इस बार उत्साह देखा जा रहा है। 10 साल से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लोग भी चाहते हैं कि भाई नए लोग आए, नए लोग सत्ता में आएंगे तो नया कुछ काम करके दिखाएंगे। तो उसी को लेकर हम आज पहुंचे हैं जनता के बीच में। राजा नाहर सिंह पार्क है जहां हम खड़े हैं। बात करते हैं क्या है लोगों का। इस चुनाव में तो हम ये कर रहे हैं जी, हमारे तो एक ही सिद्धांत है हमारा, हमें भाजपा को वोट देना है, चाहे कैंडिडेट कोई भी हो, चाहे गदर हो, चोरी हो, लूट हो, वोट भाजपा को ही देनी है। कोई भी पार्टी आ जाए, कोई मतलब जो है कार्य करवा के राजी नहीं है। चावला कॉलोनी में 3 महीने से गंदा पानी आ रहा है, लेकिन नगर निगम को बार बार वीडियो भेजता हूँ गंदे पानी के, लेकिन कोई इस बात की समस्या का हल नहीं है। मैंने भारतीय जनता पार्टी के नेता के भाई से भी बात करी थी, लेकिन उन्होंने भी कहा कि ये समस्या हल नहीं हो सकती, क्योंकि अपनी जो जनता है वो जो है उसको कनेक्शनों को लूज छोड़ देती है, जिसकी वजह से गंदा पानी आता रहता है। तो इस मामले में मतलब ध्यान देने की ज़रूरत है।
प्रशासन को भी और जो हमारे नेतागण हैं वो, और लेकिन हमारी सपोर्ट बीजेपी। मुद्दों की कोई कमी नहीं है, बीजेपी ही गवर्नमेंट आनी चाहिए। हमने वो 10 साल पहले का वो दौर भी देखा है कि 10-10 साल एक एक प्रोजेक्ट लटके रहे। कांग्रेस गवर्नमेंट सेंटर में भी थी, कांग्रेस गवर्नमेंट हरियाणा में भी थी। एक छोटे छोटे प्रोजेक्ट भी 10-10 साल तक कंप्लीट नहीं कर पाई थी कांग्रेस। जनता को ये समझना होगा कि हमारा काम कौन कर रहा है और हमारे बीच में कौन रहता है। पहले भी कुछ नहीं हुआ, सिवा अपनी भ्रष्टाचार ज़्यादा बढ़ा, और कांग्रेस बीजेपी आने के बाद भ्रष्टाचार कमी आई है। और हमारा तो मूलचंद शर्मा है, वैसे ही हम बीजेपी के ही आदमी हैं। आम समस्या, आम जनता को भी परेशानी होती है, आम जनता भी परेशान कर रही है, ऐसी बात नहीं है। आम जनता सही है, और बाकी बुलेटों में भटभट होती थी वो भी कंट्रोल किया है इन्होंने। बुलेटों में पटाखे चलते थे। मतलब कि पुलिस की कार्यशैली से आप संतुष्ट भी हैं और नहीं भी? हाँ, देखो दोनों बात है, तो जनता भी परेशान कर रही है और पुलिस भी परेशान कर रही है। पुलिस परेशान कर रही है, जहाँ जरूरत है पुलिस वहाँ नहीं, बल्कि चालान काटने में लगी बिल्कुल। रहती है। मूलचंद शर्मा जी 2 बार जीते हैं, दोनों बार पथवारी मंदिर बनाने के लिए प्रॉमिस करके गए, लेकिन पथवारी मंदिर का अभी तक एक भी ईंटवा ना लगी है। हमारी तो यही है, वोट तो देंगे मूलचंद जी को ही, लेकिन अब की तीसरे वहाँ में पथवारी मंदिर को बनवा दें, जिससे कि वहाँ की पूरे रहने वाले लोगों को आराम मिले और कुछ चावला कानून का सुधार हो। दूसरे नगर निगम इतना वो है, कोई आईडी ठीक नहीं करता, लोगों को चक्कर कटवाता है। एक नगर निगम को ठीक कर देंगे तो समझो बल्लागढ़ की सारी समस्या खत्म हो गई। लेकिन 10 साल में तो नगर निगम ठीक हुआ नहीं। 10 साल में इतना फर्क पड़ा है, जो पहले लोग पैसों से काम कराते थे अब 2 चक्कर लगा के काम करा लेते हैं, इतना फर्क पड़ा है। आगे और डंडा होगा इनका तो और भी काम हो जाएगा। ऐसा काम करके नहीं दिखाया जो अभी लेटेस्ट कैबिनेट मंत्री यहाँ आप देख रहे हैं। इस पार्क का इतना सुधार किया, अभी यहाँ कमेटी बना करके फिर काम करेगा। तीसरी बात ये कि किसी भी जगह आप जाएंगे, हर जगह स्कूल, और सुषमा स्वराज का एक भवन बनाया ऊँचे गांव में, काफ़ी काम किए इस मंत्री ने, जो आप दिख रहे हैं लोगों को बल्लागढ़ के अंदर। तो यहाँ से उम्मीद हम करेंगे कैबिनेट मंत्री ही दोबारा तीसरी बार यहाँ आना चाहिए। बाकी आप सब ये इम्प्लीमेंट करें, जितने हमारे लोगों ने बताई है, ये ऊपर रिपोर्ट नहीं जाती, आप ले जा करके यहाँ से रिपोर्ट ठंडे बस्ते में रखते हैं या आगे रिपोर्ट करते हैं। करनी चाहिए ना ये सारी रिपोर्ट, जो जितने काम बताएं पब्लिक को। चुनाव का रिजल्ट आएगा तो क्या परिणाम रहने वाला है? सिटी 24 के लिए फरीदाबाद से विनोद मित्तल। और अब विवेचना की बात। इस सेगमेंट में आज बात किसानों की। हरियाणा में राजनीति के लिहाज से किसान वर्ग खासा प्रभावशाली माना जाता है। यही वजह है कि चुनाव में हर दल अन्नदाता को लुभाने की जुगत में रहता है। विधानसभा चुनाव के मौसम में हर दल खुद को सबसे बड़ा किसान समर्थक साबित करने में लगा हुआ है। बीजेपी के विरोधी ये आरोप लगा रहे हैं कि हरियाणा का किसान राज्य और केंद्र सरकार की नीतियों से नाराज है। यही वजह है कि इस बार वो बीजेपी के खिलाफ वोट करेगा। अब इन वक्तव्यों का विश्लेषण करते हैं। शुरुआत कुछ सवालों के साथ। क्या हरियाणा विधानसभा चुनाव में किसान आंदोलन का असर दिखेगा? क्या बीजेपी को लेकर किसानों में नाराजगी है और कांग्रेस इसे कैसे भुनाने की कोशिश कर रही है? सभी फसलों पर एमएसपी और बोनस वितरण जैसी घोषणाओं से क्या बीजेपी किसानों की नाराजगी कम कर पाएगी? और लोकसभा चुनाव में क्या बीजेपी को अन्नदाता की बेरुखी का खामियाजा भुगतना पड़ा? 3 साल पहले यानी साल 2021 में हुआ किसान आंदोलन आपको याद होगा। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों को किसानों के लिए अलाभकारी बताकर उसका सड़क से लेकर के संसद तक खूब विरोध किया गया। किसानों के उस आंदोलन में राजनीतिक दलों ने जमकर राजनीति की थी। बाद में अन्नदाता किसानों के दबाव में सरकार को वो तीनों कानून वापस लेने पड़ गए। मोदी सरकार ने कृषि कानून भले ही वापस ले लिए हों, लेकिन किसानों का एक वर्ग आज भी आंदोलन की मुद्रा में है। लोकसभा चुनाव के दौरान एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग दिए पंजाब और हरियाणा के किसानों ने दिल्ली कूच की खूब कोशिशें की, लेकिन हरियाणा में बीजेपी सरकार और दिल्ली में केंद्र सरकार ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। सियासी जानकारों का मानना है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को किसानों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। पार्टी का एक धड़ा दबे सुर में ही सही, लेकिन किसानों की नाराजगी की आशंका जता रहा है। इसलिए अब बीजेपी ने चुनाव में किसानों को रिझाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। किसानों के मुद्दे को कांग्रेस भी जमकर भुनाना चाह रही है।
कांग्रेस का मानना है कि केंद्र और राज्य सरकार के रवैये के चलते किसान बीजेपी से नाराज हैं, इसलिए इस बड़े वर्ग को पार्टी अपने पक्ष में ला सकती है। कांग्रेस नेता लगातार किसानों के मुद्दे को लेकर बीजेपी को घेर रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक बड़ा ऐलान किया, जिसमें उन्होंने हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने पर किसान आंदोलन में मारे गए किसानों को शहीद का दर्जा देने की बात कही। बीजेपी पर निशाना साधते हुए सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी को काले कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी का आश्वासन दिया था, लेकिन वो ऐसा करने में विफल रहे हैं। कैथल में जनसभा को संबोधित करते हुए सुरजेवाला ने कहा कि आंदोलन के दौरान 750 से अधिक किसान मारे गए। 1 महीने बाद हरियाणा में लोगों के आशीर्वाद से कांग्रेस की सरकार बनेगी और कार्यभार संभालने के 30 दिनों के भीतर ही सभी 750 किसानों को शहीदों का दर्जा दिया जाएगा। साथ ही उनके परिजनों को नौकरी भी दी जाएगी। सुरजेवाला यही नहीं रुके, उन्होंने यह भी कह दिया कि नरेंद्र मोदी, मनोहर लाल और नायब सिंह सैनी ने वादा पूरा नहीं किया, लेकिन जिस दिन राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, संसद में पहला कानून एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी का होगा। बीजेपी जानती है कि किसानों की बेरुखी उसे बहुत भारी पड़ जाएगी। यही वजह है कि अन्नदाता को रिझाने की कोशिशें वो भी खूब कर रही है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य के 5,20,000 किसानों के खातों में 525 करोड़ रुपए की किस्त जारी करने की घोषणा की। यह भुगतान किसानों को 2,000 रुपए प्रति एकड़ बोनस के रूप में करने की बात कही गई। इससे पहले 15 अगस्त 2024 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के तहत 35,000 दुग्ध उत्पादकों को अप्रैल, मई और जून 2024 के लिए 15 करोड़ 59 लाख रुपए की सब्सिडी जारी की गई। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने यह भी ऐलान किया कि प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत हरियाणा में घरों तक दूध सप्लाई करने वालों का बीमा प्रीमियम राज्य सरकार वहन करेगी। नायब सैनी की सरकार ने कुछ दिन पहले ही सभी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर करने का निर्णय लिया था। प्रदेश में अब रागी, सोयाबीन, काला तिल, कुसुम, जौ, मक्का, ज्वार, जूट, खोपरा और मूंग की एमएसपी पर खरीद की जाएगी। मतलब ये कि अब हरियाणा की सभी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जाएंगी। मैं सुरेंद्र इंदौरा, वरिष्ठ पत्रकार हूँ रेवाड़ी में। लंबे समय से यहाँ पत्रकारिता में काम कर रहा हूँ। अभी जो आपने क्वेश्चन किया है कि किसान आंदोलन का विधानसभा चुनाव पर क्या फर्क पड़ेगा, सभी जानते हैं इस बात को कि पिछले दिनों लोकसभा चुनाव संपन्न हुए। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 0 से उठकर 5 सीटों पर पहुंची है और भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से यूँ कहो कि 5 सीटों पर सीधा नुकसान हुआ है। इसका कारण जो आपने किसान आंदोलन की बात की है उसका काफ़ी असर पड़ा है, देखने को पता लग ही रहा है। किसानों ने दिल खोल कर और कांग्रेस का साथ दिया है और जमकर भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया है। मुझे लगता है कि इस बार भी विधानसभा के चुनाव में भी किसान आंदोलन का असर पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में किसान जा सकते हैं, क्योंकि किसानों की जो इतनी बड़ी समस्याएं थी उस पर सरकार ने, जैसा कि वो बता रहे हैं, कोई ध्यान नहीं दिया। उनको दिल्ली तक भी नहीं आने दिया, बॉर्डर पर बैठे हैं, आज भी उनका आंदोलन जारी है। और आज जो चुनावी माहौल चल रहा है हरियाणा प्रदेश के अंदर, बड़ा अच्छा माहौल चल रहा है कांग्रेस का। आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर हर वर्ग बीजेपी सरकार से दुखी होकर व्यवस्था को बदलने के लिए, इस सरकार को बदलने के लिए सब तैयार हो रहे हैं और आने वाले अभी जो चुनाव है उसके अंदर कांग्रेस की बहुमत की सरकार बने। बहुत भारी, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, आज सभी वर्ग आज इस सरकार से, बीजेपी सरकार से दुखी है। और इसी वजह से 10 साल के अंदर इन्होंने जो सभी वर्गों के लिए हर वर्ग दुखी रहे हैं, उसी वजह से आज लहर जो चल रही है वो कांग्रेस की लहर चल रही है। और निश्चित तौर पर इस हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी। राहुल जी ने जो यात्रा करी, उस यात्रा के अंदर सभी लोगों को जगाने का काम किया। दलित, पिछड़े, आदिवासी, गरीब, मजदूर, किसान, सबके हितों की बात जो उन्होंने की, तो आज आशा और उम्मीद है कि इन वर्गों की भी बात सुनाई होगी और आने वाला भविष्य कांग्रेस का होगा। सारो असर पड़ रही है जी।
किसान भाजपा के कोई हक में नहीं है और इस सरकार के बिल्कुल खिलाफ किसान वोट देगो और जो किसाना का हक की कोई सरकार अपनी बनावेगो, नहीं तो किसी को समर्थन करेगो। और चटोनी साहब का ये आदेश आ जाए, लेकिन ये सच्चाई है, किसान इस भाजपा सरकार को कोई वोट नहीं देगा। सारी नाराजगी हैं, कह तो दी सी लेकिन कुछ कर तो नहीं रहा ने। समय पे गलत बरसात हो जैसे तो मुआवजे में लेने ना हुए तो में लेने, सारा ही काम इस सरकार ने उल्टा कर रखा है। ऐसे किसान के प्रति कोई ठीक काम नहीं करियो। ये तो किसान ठाडा सी जो इतना साल पढ़ा रहा तो क्या ले रहा है, नहीं तो ये सरकार ने तो ऐसा कानून बना दिया था जो किसान के तो सारा ही खिलाफ था। यह नाराजगी तो किसान के दिमाग में इतनी गहराई से बैठ गई कि सरकार का तो वाग्य पंजा किसान लागन देगो भी। आप देख लियो हरियाणा में कोई 10-5 सीट की तो मैं कह नहीं सकूँ, 10-15, बाकी तो इनकी कोई सीट ही नहीं है। कभी इलेक्शन ने डेट बढ़वा दी ही, अरे इलेक्शन मानसा कैंडिडेट वोटर तो वही हैं, वो तो नहीं बदलना ने। फिर इनका सोच ये तो इनकी अपनी सोच है, ये तो जयंती मनाई सी काचा काटिया से लेनू देनू कुछ नहीं सरकार को। तो बीजेपी का कहना है कि वो किसानों के लाभ के बारे में सोचती है। हालांकि कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सरकारों की नीतियां उसके खिलाफ है। अब दोनों ही दलों की दलीलों पर जनता किस पर विश्वास करती है, ये 8 अक्टूबर को जब चुनाव के नतीजे सामने आएंगे तब पता चलेगा। अब बारी ये जानने की कि रोहतक विधानसभा में पिछले 5 सालों में हुए कामकाज से जनता कितना संतुष्ट है। 2019 के विधानसभा चुनाव में जनता के समर्थन से कांग्रेस के बीबी बत्रा रोहतक से चुनकर विधानसभा पहुंचे। भारत भूषण बत्रा का जन्म 4 मई 1952 को कलानौर में हुआ था। वो पहली बार 2002 में रोहतक विधानसभा क्षेत्र से चुने गए। उस चुनाव में उन्होंने बीजेपी के मनीष ग्रोवर को 19,595 वोटों से हराया था। अपने कार्यकाल के दौरान बीबी बत्रा कई समितियों के अध्यक्ष रह चुके हैं। 2014 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीबी बत्रा मनीष ग्रोवर से 11,132 वोटों से हार गए थे, लेकिन 2019 में उन्होंने अपनी सीट फिर से हासिल कर। मनीष ग्रोवर को उन्होंने 19,595 वोटों से हराया। पिछले चुनाव में जो वादे करके बीबी बत्रा विधायक बने थे, क्या वो वादे पूरे हुए हैं? आइए जानते हैं रोहतक के विधायक जी कैसे। नमस्कार, देख रहे हैं टीवी 24 की खास पेशकश रिपोर्ट कार्ड और मैं आपके साथ रिया त्रिपाठी। इस वक्त रोहतक की हम टी स्टॉल पर हैं, सुरेश टी स्टॉल, जहां मैं बता दूं 1972 से ये टी स्टॉल है और यहाँ पर हर राजनीति से जुड़ा व्यक्ति यहाँ पर उसका विधायक का कैसा रिपोर्ट कार्ड इन लोगों ने तैयार किया है। क्या नाम है आपका? सुशील गुप्ता। अच्छा सुशील जी, इस बार अपने विधायक का कैसा रिपोर्ट कार्ड तैयार किया है? ठीक है, वही बात है, उसके पास पावर थी नहीं, बेचारे के पास उधर पावर नहीं थी तो वो काम नहीं कर पाया। जिसके पावर थी वो वैसे काम नहीं कर पाए ना, तो काम रोहतक शहर में बहुत कम हुआ है। अच्छा, बिजनेसमैन की अगर बात करें तो जो सत्ता रही है, कितना फायदा उन लोगों को हुआ है इस बार? बिजनेस में तो ऐसा कोई नुकसान वाली बात नहीं हुई है, लेकिन मेन जो दिक्कत है वो रही है नगर निगम की। नगर निगम के अंदर जो ना लोगों को आईडी के लिए बहुत ज्यादा परेशान होना पड़ रहा है, अपने छोटे छोटे कामों के लिए बहुत ज्यादा धक्के खाने पड़ रहे हैं। खट्टर साहब चाहे बेशक से ईमानदार भी थे, लेकिन खट्टर साहब की जो ना अपने उसके ऊपर पकड़ नहीं थी, और पकड़ ना होने के कारण जो ना निचले वालों ने खूब मनमानी की, उन्होंने पब्लिक को खूब परेशान किया और नगर निगम के अंदर जो ना बंदे जा करके बहुत परेशान हुए। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि चाहे खट्टर साहब चाहे कितना भी ईमानदार हो, चाहे सैनी साहब कितने भी कैसा भी हो, जब तक नीचे के बंदे के ऊपर पकड़ नहीं होगी, नीचे के बंदे जब तक समाज के साथ नहीं जुड़ेंगे, जब तक जो है ना पब्लिक खुश नहीं हो सकती। देखो, रोहतक शहर के जो मौजूदा विधायक है श्री बीबी बत्रा जी, इनका रिपोर्ट कार्ड तो जनता पहले ही बना चुकी है। 100/100 नंबर है। अच्छा, मृदुभाषी है, बहुत प्यार से बोलते हैं, बहुत इज्जत करते हैं बुजुर्गों की, महिलाओं की, बेटियों की सुरक्षा की बात करते हैं। भाई कुछ दिनों से अब चुनाव गर्मी पे है और पिछले हफ्ते जनसभा हुई थी तो उसमें विधायक जी ने कहा था कि आज बेटियां आभूषण डाल के भी नहीं निकल सकती, जो कि सच है। अगले ही दिन हुडा सिटी पार्क में एक महिला की चैन छीन ली गई। 2014 में जब विधायक जी बत्रा थे 9 से 14 तक,
तभी शहर का सौंदर्यीकरण हुआ था। देखो, जनता जो मुद्दे हैं, जो मौजूदा विधायक है बीबी बत्रा जी, उन्होंने विधायक रहते हुए अपनी विधायक की भूमिका को सही नहीं निभाया। वो हमेशा कहते रहे मेरी तो चलती नहीं, मेरी तो चलती नहीं। जब आपकी चलती नहीं तो आप विरोध करो, सड़कों पे आओ, लोगों को साथ लो, अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को साथ लो और विरोध प्रदर्शन करो कि सरकार में हमारी चलती नहीं, ये काम है, इस काम को करवाओ। डीसी के पास जाओ, एसपी के पास जाओ, मुख्यमंत्री से मिलो और अपनी पार्टी के जो और दूसरे नेता है, आपके जो नेता है प्रतिपक्ष भूपिंदर सिंह हुड्डा, उनको जाके बताओ कि भाई ये काम है रोहतक शहर के, ये नहीं हो रहे, ये करवाओ, आवाज उठाओ विधानसभा में। हाँ, उन्होंने विधानसभा में आवाज उठाई, लेकिन सारे काम जो है मनीष ग्रोवर ही करवा रहे हैं। हालांकि वो कुछ भी नहीं है, किसी भी संवैधानिक पद पे नहीं है, ना पार्टी में ना सरकार में, लेकिन फिर भी वो काम करवाते हैं। उनके दरवाजे हमेशा लोगों के लिए खुले हैं। हमने तो जब भी जितने भी काम करवाए हैं, हमारी छोरी मार्केट में वहाँ का प्रेसिडेंट हूँ और हमारे जितने भी काम है सारे काम वही करवाते हैं। छोरी मार्केट में कांग्रेस के राज में एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं लगी थी। मुद्दे तो मैडम हमेशा के लिए सेम ही है। जनता को तो शहर के अंदर जो सफाई चाहिए, पानी चाहिए, अच्छी सड़कें चाहिए, समय पे बिजली चाहिए, बच्चों के लिए जो है शिक्षण जो है वो अच्छे चाहिए, बस। और तो क्या है मुद्दे, आम जनता के लिए हमेशा के लिए यही मुद्दे हैं। और तो मतलब काफी टाइम से यही चल रहा है कि अब पिछले 10 साल से जो है रोहतक में कोई खास विकास नहीं हुआ। एक थोड़ा बहुत एलिवेटेड बना है और एक ये सड़कों की मामला और ये में थोड़ी सी दिक्कत चल रही है। जो भी इस पे खरा उतरेगा उसको जनता अपना पूरा सपोर्ट देगी। अच्छा, विधायक आपके क्षेत्र में कितनी बार पहुंचे हैं? बीबी बत्रा यहाँ से विधायक है। बीबी बत्रा जी तो आते रहते हैं, लगभग डेली आते हैं। ग्रोवर साहब भी आते रहते हैं यहाँ पे, मतलब आते ही रहते हैं, दोनों ही आते हैं। देखने वाली बात ये होगी कि अब 8 अक्टूबर को किस तरह के नतीजे आते हैं कि प्रदेश में एक बार फिर कमल खिलेगा, हाथ पर मोहर लगेगी या झाड़ू चलने वाली है, क्योंकि बीजेपी हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रही है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि वो वापसी करेंगे, वापसी की लड़ाई चल रही है। और वहीं जननायक जनता पार्टी और इनेलो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं और आम आदमी पार्टी हरियाणा में अपना भविष्य तलाश रही है। टीवी 24 के लिए रोहतक से मैं रिया त्रिपाठी। तो रोहतक के विधायक के 5 साल के काम का लेखा जोखा आपने जाना। अब जाते जाते बात आपकी विधानसभा की। इस सेगमेंट में हम रोज हरियाणा के कुछ विधानसभा क्षेत्रों की चर्चा करते हैं। इस सिलसिले में आज हमारी सहयोगी तनु चतुर्वेदी बात करेंगी कुरुक्षेत्र की लाडवा, पिहोवा, शाहाबाद और थानेसर विधानसभा क्षेत्रों की। नमस्कार दर्शकों, आपकी विधानसभा के इस खास सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले बात इस बार की हॉट सीट लाडवा की करते हैं। इस सीट पर पिछले 3 चुनावों में कांग्रेस, बीजेपी और इनेलो ने एक बार जीत दर्ज कराई थी। 2019 में कांग्रेस के मेवा सिंह ने जीत हासिल की थी, जबकि 2014 में बीजेपी के डॉक्टर पवन सैनी और 2009 में इंडियन नेशनल लोक दल के शेर सिंह बरशामी की जीत हुई थी। लाडवा सीट पर सैनी समाज के वोटर्स का एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस बार हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को करनाल के बजाय लाडवा सीट से चुनाव लड़ाने का बीजेपी ने एक बड़ा फैसला किया है। पार्टी को उम्मीद है कि सैनी के मैदान में आने से सैनी समाज का समर्थन पार्टी की ओर झुकेगा। अब बात पिहोवा विधानसभा सीट की कर लेते हैं। यहाँ 2019 में बीजेपी जीती थी। पिछले चुनावों में पिहोवा में कुल 34.69% वोट पड़े थे, जिनमें बीजेपी के सरदार संदीप सिंह ने कांग्रेस के मनदीप सिंह चौथा को 5,314 वोटों से हराया था। पिहोवा में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं वोटिंग में दिलचस्पी लेती हैं। पिछले चुनावों में यहां महिलाओं के मत प्रतिशत 70.77% रहा है, वहीं पुरुषों का मत प्रतिशत 69.87% रहा है। जिले में कुल मतदान 72.27% रहा। पिहोवा एक धार्मिक स्थल है। हरियाणा सरकार ने शहर की सीमा में मांसाहारी भोजन की बिक्री और खरीद पर प्रतिबंध लगा रखा है। कहते हैं कि महाभारत के दौरान कुरुक्षेत्र की इस लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों का अंतिम संस्कार पिहोवा में कराया गया था। शाहाबाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र भी हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में आता है। साल 2009 में यहां से कांग्रेस के अनिल धनतौड़ी ने जीत हासिल की थी। पिछली बार शाहाबाद में कुल 55.35% वोट पड़े थे। 2019 में जेजेपी से रामकरण ने बीजेपी के कृष्ण बेदी को 37,127 वोटों के मार्जिन से हराया था। अब आखिर में बात हरियाणा की थानेसर विधानसभा सीट की कर लेते हैं। इस सीट से 2019 में बीजेपी ने जीत का परचम लहराया था। 2019 में
थानेसर में कुल 43.3% वोट पड़े थे। बीजेपी के सुभाष सुधा ने कांग्रेस के अशोक अरोड़ा को लगभग 842 वोटों के मार्जिन से हराया था। थानेसर में कुल 1,29,063 वोट हैं और इनमें से 1,06,676 पुरुष वोटर हैं और महिला मतदाताओं की संख्या 91,843 है। थानेसर धार्मिक स्थलों का केंद्र माना जाता है। यहाँ आपको कई तरह के प्राचीन मंदिर मिलेंगे जो शहर के इतिहास का एक हिस्सा रहे हैं। मंदिरों के अलावा यहाँ प्रसिद्ध गुरुद्वारे भी हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। थानेसर में मौजूद भद्रकाली मंदिर की मान्यता दूर दूर तक है। और फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। तो इसी के साथ सियासी धाकड़ कौन के आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही, लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई हर अपडेट के लिए आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।